आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या ढकेलते हैं तो उसे बल कहा जाता है। यानी जब हम कोई वस्तु को खींचते हैं या ढकेलते हैं तो दोनों स्थिति में उसे बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो बल के क्रिया द्वारा वस्तु पहला गति प्रारंभ कर सकती है, दूसरा गति से विराम में आ सकती है, तीसरा अपनी गति की दिशा बदल सकती है। इसमें कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसके क्रिया द्वारा वस्तु पर क्या होता है, गति प्रारंभ। जैसे इसे मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है तो जब हम उसको बल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है। या कोई गतिमान वस्तु है उस पर जब हम बल लगाते हैं तो विराम में आ जाता है। और तीसरा कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है। अर्थात बल वस्तु में तुरंत उत्पन्न कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 कार्य कर सकता है। पहला, बल या बलों का समूह किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। यानी कह रहा है कि जब किसी पर बल लगता है या बल का समूह लगता है किसी वस्तु पर तो 3 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। पहला कह रहा है कि अगर उस पर बल लगता है तो चाल में परिवर्तन आ सकता है, यानी उसकी चाल बदल सकती है। दूसरा कह रहा है कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। यानी अगर हम किसी पर बल लगाते हैं तो उसकी दिशा भी बदल सकती है। जैसे मान लीजिए कोई पूरब जा रहा है और उसको पीछे से कोई खींच ले तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम की दिशा हो जाएगी। या मान लीजिए कोई आगे में खड़ा हो जाए तो उसकी कहे दिशा कि इधर नहीं जाने देंगे, इधर रोड नहीं है, तो आप अपनी दिशा बदल लेंगे। यानी बल जब लगता है तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा कह रहा है कि बलों का समूह किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। यानी जब कोई बल लगता है किसी वस्तु पर तो उसकी आकृति भी बदल जाती है। जैसे मान लीजिए बैलून है, अब बैलून पर आप फोर्स लगाएंगे तो बैलून का आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। तो वही कह रहा है कि बलों का समूह किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। तीसरा कह रहा है कि बल का संख्यात्मक मान बड़ा या छोटा हो सकता है, अर्थात बल का परिमाण है। जैसे F बराबर 20 न्यूटन और F बराबर 10 न्यूटन। कह रहा है कि बल जो है कुछ नहीं है, ये बड़ा छोटा हो सकता है, यानी संख्या में बड़ा छोटा हो सकता है। यानी बल का कोई मान होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं F बराबर 20 न्यूटन और F बराबर 10 न्यूटन। अगला कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल का प्रभाव बल के सिर्फ परिमाण पर निर्भर नहीं करता, अपितु बल की दिशा पर भी निर्भर करता है। कह रहा है कि अगर बल लग रहा है तो सिर्फ उसका मान ही नहीं होता है, मान ही नहीं बदलता है, बल्कि उसकी दिशा भी बदल जाती है। अर्थात बल की दिशा भी होता है। अतः बल एक सदिश राशि है। सदिश आप लोग पहले से जानते हैं, जिसमें मान और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश कहा जाता है। अगला है एक, इसको कहते हैं लगाव बिंदु। लगाव बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। वह बिंदु जिस पर बल लगता है उस बल का लगाव बिंदु कहलाता है। यानी वह बिंदु जिस पर हम बल लगाते हैं तो उस बिंदु को लगाव बिंदु कहा जाता है। उसी तरह से एक चीज़ है क्रिया रेखा, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। किसी बल की क्रिया रेखा वह सरल रेखा है जिस पर बल विरामावस्था में पड़ी हुई वस्तु को गतिमान करता है, जबकि उस पर अन्य बल नहीं लग रहे हैं। कह रहा है क्रिया रेखा। क्रिया रेखा का मतलब हो गया यह एक बल की सरल रेखा है जिस पर बल, कोई विराम में अगर वस्तु है और उस पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है। तो उस रेखा को हम लोग क्रिया रेखा कहते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पहला को कहते हैं संतुलित बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस फोर्स, और दूसरा को कहते हैं असंतुलित बल, जिसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। संतुलित बल क्या है सो हम लोग देख लेते हैं। संतुलित बल का परिभाषा है कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो वह बल संतुलित कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एक वस्तु है और ए एक बिंदु है, बी एक बिंदु है,
ए पर एक आदमी है मान के चलिए, और बी पर भी एक आदमी है। तो ए लगा रहा है 10 न्यूटन का बल, मान लीजिए पूरब से पश्चिम लगा रहा है। तो बी कहाँ लगा रहा है? बी पश्चिम से पूरब की ओर लगा रहा है, और दोनों का मान क्या है? 10-10 न्यूटन ही है। यानी बल क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है। तो वस्तु कुछ होगा, वस्तु वहीं का वहीं स्थिर रहेगा। इसीलिए परिणामी बल क्या हो गया? शून्य हो गया। यानी 10 न्यूटन और माइनस 10 न्यूटन बराबर शून्य। तो वही कह रहा है कि अगर परिणामी बल शून्य हो किसी को, तो वो क्या कहलाता है? संतुलित कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले दो बल अगर संतुलन में है तो दोनों बल, कह रहा है कि अगर कोई वस्तु पर बल लग रहा है और अगर उस संतुलन में है तो दोनों बल क्या होना चाहिए? पहला, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, और दूसरा परिमाण में बराबर होगा। यानी एक दूसरे का विपरीत दिशा होगा, जैसे अभी आपने ऊपर में देखा था, एक पूरब से पश्चिम बल लगा रहा है और एक पश्चिम से पूरब बल लगा रहा है, तो दोनों आपस में विपरीत हैं। और दूसरा क्या है? परिमाण में भी बराबर है, यानी दोनों पर बल बराबर लग रहा है। जैसे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए, तभी वो संतुलन में हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्य परिणामी बल को संतुलित कहते हैं। यानी अगर परिणामी बल शून्य हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? संतुलित कहेंगे। इसका दूसरा भी एक परिभाषा है कि यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर हमें इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बलों को संतुलित कहा जाता है। यानी कह रहा है कि अगर कोई बल किसी वस्तु पर लगता है और उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं होता है, तो उस बल को भी संतुलित कहा जाता है। दूसरा है असंतुलित बल। अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल कहते हैं। देखिए शब्द भी बता रहा है अशून्य। अ माने होता है नहीं, अशून्य माने शून्य, यानी जिसका मान शून्य नहीं हो। तो शून्य नहीं होगा, इसके लिए क्या है? एक एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ भी देखिए, ये वस्तु है, बी वस्तु है, और वस्तु बीच में रखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी किताब है चाहे कोई वस्तु है। ए एक आदमी है, सॉरी, ए एक आदमी है और बी एक आदमी है। आई ए जो है 30 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितना का? 30 न्यूटन का। अब बी कितना का लगा रहा है? 25 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो देखिए परिणामी बल बराबर क्या हो जाएगा? परिणामी बल बराबर 30 न्यूटन माइनस 25 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन। क्या 5 न्यूटन शून्य है? नहीं है। इसलिए अगर ऐसा परिणामी बल आता है जिसका मान शून्य नहीं होता है तो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। दूसरा इसका परिभाषा है कि यदि बलों का समूह उस वस्तु में अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है तो उन बलों को असंतुलित कहा जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम बल लगा रहे हैं और उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसका कुछ मान हो रहा है, तो वो बल संतुलित कहा जाता है। इसके अलावे संतुलित बल और असंतुलित बल के अलावे भी कुछ और प्रकार होते हैं बल के। जैसे विभिन्न प्रकार के बल में आता है, पहला है स्पर्श बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा है दूरी पर क्रिया बल, इसको कहते हैं एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। पहला स्पर्श बल। स्पर्श में होता है छूना, यानी इसमें जब दो वस्तु आपस में संपर्क में रहते हैं तब ये बल लगता है। जैसे इसका परिभाषा है, ऐसे बल जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श से आरोपित होते हैं स्पर्श बल कहे जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब दो वस्तु आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तब ये स्पर्श बल काम करता है। तो स्पर्श बल के लिए जरूरी है कि दोनों वस्तु क्या रहे? एक दूसरे के सटा रहे, एक दूसरे से सटा रहे, तभी ये बल काम करेगा, और इसी को कहेंगे स्पर्श बल। जैसे इसमें पहला आता है अभिलंब बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल फोर्स। जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हों तो उन्हें अभिलंब बल कहते हैं। कह रहा है कि अगर कोई बल लग रहा है, किसी वस्तु पर लग रहा है और उसका लंबवत होना चाहिए, यानी 90 डिग्री के कोण पर अगर बन रहा है तो उन्हें वो अभिलंब बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। जैसे देखिए एक टेबल रखा हुआ है और टेबल पर किताब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? किताब। तो किताब टेबल पर भी बल लगा रहा है और टेबल किताब पर भी बल लगा रहा है। देखिए एरो से दिखा रहा है, टेबल द्वारा किताब पर लगा अभिलंब बल, और दूसरा है किताब द्वारा टेबल पर लगा अभिलंब बल। और ये दोनों अभिलंब कैसे लग रहे हैं? 90 डिग्री के कोण पर लग रहे हैं, यानी लंबवत लग रहे हैं। तो अगर लंबवत लगता है तो उसे अभिलंब बल कहा जाता है। दूसरा है तनाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। अब इसमें क्या है, जो
डोरी से बंधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए गए बल के परिमाण को तनाव कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक वस्तु नीचे है और उसमें एक डोरी लगा हुआ है, ठीक है। तो डोरी बल लगा रहा है वस्तु पर, अब वस्तु बल लगा रहा है डोरी पर। तो देखिए, वस्तु लगा रहा है नीचे की ओर खींचेगा तो उसका नीचे डायरेक्शन दिया हुआ है, और डोरी किधर खींचेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। तो जो डोरी द्वारा बल लगाया जाता है उसी को कहते हैं तनाव। तो आज इतना ही, आगे फिर हम लोग देखते हैं।